फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मैं फिर से एक चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें हम उपनिवेशवाद और शहरों के क्रमिक विकास को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार ज्योति और आप हैं IQ स्टडी पे। हम जानते हैं कि दुनिया भर के शहरों का उदय उद्योगों और विनिर्माण प्रक्रियाओं के कारण ही हुआ। जैसा कि इंग्लैंड के लीड और मैनचेस्टर शहर का हुआ था, लेकिन ये बात इस पर भी निर्भर करता है कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मदुरई ढाका जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मदुरई एक मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है और ढाका एक मैन्युफैक्चरिंग शहर थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पश्चिमी देशों के शहरों का विकास हुआ, जो कि काफ़ी तीव्र गति से एक नए औद्योगिक केंद्रों की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में वेस्टर्न यूरोप के शहरों की तुलना में भारतीय शहरों के विकास की गति धीमी ही थी। ऐसा आखिर क्यों हुआ, चलिए पता करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास महत्वपूर्ण रूप से बढ़े, क्योंकि वे प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में बन गए। ये तीनों शहर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन गए। लगभग इसी समय कई छोटे शहरों ने अपना महत्व खो दिया। कई कस्बों में जो महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर थे, उनकी मांग में कमी आई, जिसके कारण उन क्षेत्रों का सामरिक महत्व कम हो गया। जब व्यापार का प्रवाह नए केंद्रों से होने लगा, तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अपने पतन से बच नहीं सके। जब अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शासकों को पराजित किया गया, तो अंग्रेजों ने राजा रजवाड़ों की शक्ति को ध्वस्त कर दिया और इस प्रकार उन राजाओं के क्षेत्र व राजधानी अब प्रशासन के केंद्र नहीं रह गए थे। उनकी जगह उन केंद्रों ने ले लिया था जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत एवं व्यापार हेतु बनाया था। इस प्रकार यह उन नए केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आए जो पुराने प्रशासनिक केंद्रों के ध्वस्त होने पर बने थे। इतिहासकारों ने इसे डी अर्बनाइजेशन कहा। चलिए देखते हैं क्या होता है ये डी अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि प्राचीन सुदृढ़ शहरों का विनाश और उनके स्थान पर नए क्षेत्रों का अभ्युदय होना, यानी नए क्षेत्रों का बनना। इसी क्रम में हम दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली का क्रमिक विकास भी देखेंगे। दिल्ली हजारों वर्षों से सत्ता का केंद्र था, लेकिन बीच में कुछ अंतराल के साथ अलग अलग राजवंशों के शासन के दौरान यमुना नदी के बाएं किनारे पर अलग अलग हिस्सों में शहर विकसित हुई। हम आज भी इन अवशेषों को आधुनिक दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में देख सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली को दो भागों में देखते हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। तो हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि ये पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली आखिर क्या है। चलिए इसे ही हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली का क्षेत्र सम्राट शाहजहां ने 1639 में बसाया था। इसमें एक किला महल परिसर और उससे सटे शहर शामिल थे। इस शहर का वैभव इतना समृद्ध और बढ़िया बनाया गया था, जैसा कि चांदनी चौक और फैज़ बाज़ार की मुख्य सड़कों को इतना चौड़ा बना दिया गया था कि शाही जुलूस उसमें से आसानी से गुजर सके। चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर नीचे की ओर बनाई गई थी, जो उस समय का एक उत्कृष्ट नमूना था। जामा मस्जिद को घनी बस्तियों और विभिन्न बाजारों में बनाया गया था।
यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक थी। उस समय शहर में जामा मस्जिद से ऊंची और कोई इमारत नहीं थी। पुरानी दिल्ली सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दिल्ली में कई दरगाहें, खानकाहें, ईदगाहें थीं। खुले वर्ग, घुमावदार नालियों और जल चैनल दिल्ली के निवासियों का गौरव थे। यानी यहाँ एक बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था और सैनिटरी थी। सामाजिक विषमताएं यानी कि सोशल डिस्पैरिटी के मामले में भी दिल्ली में काफ़ी भेदभाव देखा गया था। अमीर और गरीब के बीच तीखे विभाजन होते थे। कविता और नृत्य की रंगीन दुनिया आमतौर पर पुरुषों द्वारा ही आनंद ली जाती थी। महिलाएं को घरों में सीमाओं के अंदर ही रहना पड़ता था। समारोह और जुलूस में वे अक्सर गंभीर टकराव को देखा जाता था, क्योंकि इस समय हिंदू और मुस्लिम में जो समारोह या जुलूस अपनाए जाते थे या किए जाते थे उसमें काफ़ी भेदभाव होता था और सोशल डिस्पैरिटी के मामले में अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी गहरी खाई थी। हालांकि ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली को मुगलों की धरोहर के तौर पर याद रखा जाए, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली के प्रतीकात्मक महत्व को पहचाना। इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने बड़े बड़े आयोजन दिल्ली में करने शुरू कर दिए। इसी में से एक था 1877 में आयोजित किया गया दिल्ली दरबार। दिल्ली में अपना विशाल दरबार लगाया गया, क्योंकि इस दिल्ली दरबार के द्वारा अंग्रेज अपनी समृद्धि और ताकत को दिखाना चाहते थे और साथ ही साथ वो मुगलों की छाप जो दिल्ली पर थी उसे कम करना चाहते थे। वैसे तो 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। मराठों को हराने के बाद उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, लेकिन 1911 में एक और दिल्ली दरबार के आयोजन पर भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई। इससे पहले हम 1877 के दिल्ली दरबार के बारे में जानते हैं। दिल्ली का प्रतीकात्मक महत्व, चूँकि अंग्रेज़ों को दिल्ली के प्रतीकात्मक महत्व का एहसास था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में शानदार आयोजन करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए वायसरॉय लीटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके लिए 1877 में एक दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद का खिताब दिया गया और इस दरबार की शान और शौकत पर बेइंतहा खर्च किए गए। जबकि 1876 से 78 तक दक्षिण भारत में अकाल से लोग पीड़ित थे। ये 1877 का दिल्ली का प्रथम दिल्ली दरबार था। इसके बाद देखिए 1903 में एक और दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। इसमें भी पहली बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। इसमें किंग्स एडवर्ड 7th की ताजपोशी की घोषणा के आयोजन पर इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जो कि बेमतलब का था। इसका कोई आधार नहीं था, लेकिन खर्च बेइंतहा किया गया था। आप जो तस्वीर अभी देख पा रहे हैं वो दरअसल 1911 में आयोजित किए गए तीसरे दिल्ली दरबार की है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5th हैं और उनकी पत्नी मैरी जो भारत आए थे, उनके साथ
समारोह किया जा रहा है और उनकी ताजपोशी की जा रही है। इस तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था। इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय द्वारा 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था और दूसरा निर्णय ये लिया गया कि 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। इससे पूर्व कोलकाता भारत की राजधानी थी। पुरानी दिल्ली के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी शान शौकत और विलासिता और ठाट बाट को दिखाने के लिए एक नई जगह की तलाश की और इसी का परिणाम था नई दिल्ली। नई दिल्ली का निर्माण रायसीना हिल के 10 वर्ग के शहर के रूप में किया गया था, जो मौजूदा शहर के दक्षिण में स्थित है। इस शहर को बसाने के लिए दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था। नई दिल्ली में सरकारी परिसर में 2 मील की आय में किंग्स वे, यानी आज जिसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं, ये वही किंग्स वे है जब किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी को पूरे दिल्ली में घुमाकर ब्रिटेन वासी अपने शान व शौकत और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। आज इस राजपथ यानी किंग्स वे पे भारत सरकार भी अपनी शक्ति प्रदर्शित करती है। हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन परेड और झांकियों के द्वारा भारत सरकार अपनी जनता को अपने ताकत और सैन्य बल से परिचित करवाती है, जो कि इसी किंग्स वे से होकर गुजरती है। ये पुरानी परिपाटी 1911 से ही सीखी गई है। आप यहाँ पिक्चर में संसद भवन भारत के पार्लियामेंट को देख पा रहे हैं, जो कि 1921 से बनना शुरू हुआ था। इसे कुल 6 वर्ष का समय लगा था और 18 जनवरी 1927 को यह बनकर तैयार हुआ था और इसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। इसलिए वाइसरॉय हाउस, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसका भी निर्माण इसी तरह किया गया। वाइसरॉय हाउस में ही कमला झरना है, जिसे एडवर्ड लुटियंस ने ही डिज़ाइन किया था। दिल्ली में बगीचों की योजना जॉन मार्शल ने तैयार की थी। दिल्ली में ही बड़ौदा हाउस है, जिसे एडवर्ड लुटियंस ने ही बनवाया था या उसका डिज़ाइन तैयार किया था। 1922 में दिल्ली के विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद आप देखेंगे कि इन सब ज़रूरत की चीज़ों को बनाने के पश्चात दिल्ली में ब्रिटिश सत्ता अपने पूरे ठाठ बाट और अपने ताकत को प्रदर्शित कर रही थी। इन प्रदर्शनों के बाद भी आखिर वो समय आ ही गया जब भारत एक पृथक राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान से अलग हो गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन विभाजन ने भी दिल्ली और भारत के बहुत सारे ऐसे शहरों पर माइग्रेशन का जो प्रभाव पड़ा, उससे भी दिल्ली और उसके आसपास के सभी राज्यों में एक संक्रमण का दौर शुरू हो गया। 3 जून सन 1947 का वो दिन जब ये घोषणा की गई कि सीमा पार से दोनों शरणार्थी अपनी इच्छा के अनुसार या तो पाकिस्तान या भारत में रह सकते हैं। 1947 भारत विभाजन में नई सीमा दोनों ओर आबादी का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण करने का जिम्मेदार साबित हुआ। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई, लोगों को तरह तरह का पेशा बदलना पड़ गया, शहर की संस्कृति पूरी तरह से अलग थलग हो गई। इस पलायन के दौर में दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया और दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख लोग
शामिल हो गए और इस तरह दिल्ली की कुल जनसंख्या 8 लाख हो गई। ज़्यादातर प्रवासी पंजाब से आए थे। वे शिविर, स्कूलों, सैन्य बैरकों और बगीचे में रहते थे। कुछ तो खाली आवास में भी रहने लगे। इन्होंने दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को जबरन उनकी संपत्ति से हटने के लिए विवश किया और उनकी संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अन्य को शरणार्थी कॉलोनी में समायोजित किया गया। कई कॉलोनियां ऐसी थी जो इन शरणार्थियों के वजह से ही बसाई गई थी, जैसे दिल्ली का लाजपत नगर और तिलक नगर। ये शरणार्थियों के लिए ही स्पेशल बसाया गया कॉलोनी था। इनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़क के किनारे दुकानें बनाई गई, स्टॉल लगाए गए, स्कूल और कॉलेजों की भी स्थापना की गई। अब दिल्ली में ऐसे ऐसे शरणार्थी शामिल थे जिनका समुदाय तो अलग ही था, इनका पेशा और कौशल व्यवसाय भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान जाने वाले दिल्ली के अधिकांश मजदूर कारीगर, शूद्र, व्यापारी, मजदूर थे, शिल्पकार थे, लेकिन वहाँ से स्थानांतरित होकर दिल्ली आने वाले नए प्रवासी में ज़्यादातर ग्रामीण जमींदार, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे मोटे दुकानदार थे। लेकिन इस विभाजन के स्थानांतरण के कारण उनके व्यवसायों को आपस में बदलने का मौका मिला। हालांकि इस बदले हुए व्यवसाय से बहुत सारे व्यवसाय समृद्ध हो गए। यह वह समय था जब शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी। शाहजहां द्वारा बनाए गए पुराने जल व्यवस्था नालियों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया था, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इतनी बड़ी आबादी का ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये शाहजहां के काल की नालियाँ अब बंद करवा दी गई और उनके जगह पर नए और बड़े बड़े खुले नालियों का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पानी और पानी के निकासी की अलग प्रवाह वाली सुविधाओं को विकसित किया गया। दिल्ली में हालांकि जल निकासी व्यवस्था पर बहुत पैसे खर्च किए जा रहे थे। जल प्रणालियों की सुविधाओं के साथ दिल्ली में कुछ पतन भी हुआ। हवेलियों का पतन 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल अभिजात वर्ग भव्य हवेलियों में रहा करते थे, जिसे वे अपनी सुविधाओं के लिए और व्यापार वाणिज्य के लिए इस्तेमाल करते थे। हवेली के सुंदर प्रवेश द्वार के कारण एक खुला प्रांगण था। आंगन सार्वजनिक कमरों से घिरा हुआ था जो आगंतुकों और व्यापार के लिए होता था। सार्वजनिक कमरे विशेष रूप से पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाते थे। भीतरी आंगन में भी मंडप और कमरे थे, उनका उपयोग घर की महिलाओं द्वारा किया जाता था। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें ये हवेलियां हैं जो कि काफ़ी बृहद और बड़े पैमाने पर थी। इन हवेलियों का पतन हो गया क्योंकि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी आते आते तक मुगल वंश के बहुत सारे अभिजात वर्ग के लोग इसका संरक्षण करने में अक्षम थे। मुगलों के कई दुर्ग व किलों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार किया। ब्रिटिश शासन की शर्तों के तहत मुगलों के कई अमीर इन बड़े प्रतिष्ठानों को बनाए रखने में अक्षम महसूस करते थे। हवेलियों को उपविभाजित और बेचा जाने लगा। हवेलियों के सामने जो सड़क अक्सर दुकानों या गोदामों में बदल गई थी, जबकि कुछ हवेलियों को आगामी व्यापारी वर्ग ने अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये लाल किले का प्रांगण है जहाँ ब्रिटिशों ने अपने बारूदों को रखा है। ये देखिए, ये बहुत सारा हथियार का जखीरा आप देख पा रहे हैं। यहाँ लाल किले, आगरा और दिल्ली के लाल किलों में ब्रिटिशों ने अपने गोला बारूद को अस्थायी तौर पर रखा था।
इस दुर्ग का इस्तेमाल वह युद्धबंदियों को भी रखने में किया करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली में क्या क्या समताएं और विषमताएं थी। हालांकि इस शहरों का निर्माण अंग्रेज़ों ने अपने लिए ही किया था। आगे चलकर दिल्ली का वैभव और संपन्नता देखकर इसे भारत की राजधानी घोषित की गई। लेकिन संविधान के 69वें संशोधन 1991 में दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो क्या अब ये एनसीआर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी वह क्षेत्र जो दिल्ली और दिल्ली से सटे आसपास के इलाके होते हैं। राजधानी से सटे हुए प्रदेश या फिर आसपास की जगह दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें नई दिल्ली आती है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नोएडा के कुछ भाग और हरियाणा के कुछ भाग आते हैं। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1987 को दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने तथा प्रशासनिक ढांचे को चुस्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी गठित की थी। पूरी जांच पड़ताल और अध्ययन के बाद इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद भी हो जो आम आदमी के संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकार संपन्न हो। कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता की दृष्टि से रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। तो इस तरह आपने देखा कि प्राचीन दिल्ली जो राजपूत राजाओं के काल से आज तक चली आ रही है, उसका एक अध्ययन हमने किया, जो कि एक आवश्यक गुत्थी के साथ इसे मैंने सुलझाने की कोशिश की है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास दिल्ली और उपनिवेशवाद काल में शहरों के विकास को लेकर। तो दोस्तों, अंत में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक वीडियो आगे बनाते रहें। याद रखिए, आपका किया गया कमेंट हमें साहस देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।